10 तरह का कढ़ी चावल खाने वाला ससुराल। आओ पोता बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। अगले दिन सुबह गुंजन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहां बहुत सारे बेसन के कट्टे रखे हुए होते हैं और कुछ कट्टों में अलग अलग तरह के चावल रखे हुए होते हैं। बाप रे, ये रसोई में इतना सारा बेसन का कट्टा क्यों रखा हुआ है और ये इतने तरह के चावल क्यों रखे हुए हैं? वैसे माँ ने कहा था कि पहले रसोई में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना, लेकिन यहाँ तो बेसन चावल के सिवा कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर मटर पनीर खरीद कर ले आती हूँ। भैया, सफल के मटर और पनीर मसाला और फूड क्रीम दे दीजिए। हाँ जी मैडम, रुकिए अभी देता हूँ। गुंजन सामान लेकर घर आती है और रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर मटर पनीर पूरी पुलाव बनाकर सर्व करती है। सभी लोग खाने को देखकर मुंह सड़ाते हुए कहते हैं, हे राम, पोता बहू ये क्या बना दिया? पूरी? इस उम्र में मेरे दांत से पूरियां टूटेंगी। दादी सास, पुलाव भी है, पुलाव खाइए ना। क्या बहू, हमसे बिना पूछे पहली रसोई का खाना बना लिया तूने, और ये क्या अगड़म तगड़म बना लिया। हम लोगों को ये सब खाना पसंद नहीं है, हमें 10 तरह के कढ़ी चावल खाना पसंद है। क्या कढ़ी? क्या हुआ बहू, इतना चौंक क्यों रही हो? कढ़ी ही तो बोला है। और अब एक काम करो, ये सारा खाना उठाकर वापस ले जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो। चलिए भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि 10 तरह की कढ़ी चावल कैसे बनेगी। गुंजन अपने हाथों में सारा खाना उठाकर रसोई में आती है और सारे खाने को डस्टबिन में डालकर सारे जूठे बर्तन को धोकर कहती है, बोलिए नंद जी, कैसी कढ़ी बनानी है 10 तरह की? हाँ सुनिए, आप एक सिंपल कढ़ी बना दीजिए, एक मट्ठे वाली कढ़ी, एक अचार वाली कढ़ी, एक आमचूर वाली कढ़ी, एक प्याज पकौड़े वाली कढ़ी, एक बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी, आलू के पकौड़े वाली कढ़ी, और एक में सरसों का तड़का डालकर कढ़ी बनाना, और एक में कड़ी पत्ता डालकर कढ़ी बनाना, और एक कढ़ी 5 तरह के फौरन डालकर बनाना, और 10 तरह के चावलों में से चावल लेकर चावल बना लेना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, आप फटाफट ये 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो, हम लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अब 10 तरह की कढ़ी सुनकर गुंजन का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, ये कैसे ससुराल वाले हैं, इतनी कढ़ी कौन खाता है? अपने पीहर में तो सिर्फ एक ही कढ़ी जानती थी मैं। अब गुंजन अलग अलग भगोने में तरह तरह के बेसन के घोल बनाती है, कुछ सब्जियों को काट कर उनके पकौड़े तलती है और 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी परिवार को सर्व करती है। ये 10 तरह की कढ़ी डाइनिंग टेबल पर देखकर जो मजा आया है ना, वो तुम्हारी मटर पनीर और दाल मखनी को देखकर जरा भी नहीं आया था बहू। सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कढ़ी पसंद है। वैसे कढ़ी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था और आपकी शक्ल पर जो 12 बजे थे, मुझे नहीं लगा था कि आप 10 तरह की कढ़ी चावल इतनी स्वादिष्ट बना लोगी। अब सभी लोग कढ़ी को खाकर गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गुंजन 10 तरह की कढ़ी बनाकर बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वह बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी देर शाम लंच में 10 तरह की कढ़ी बनाकर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब रात के डिनर में कुछ हल्का बना लेती हूँ। अब जैसे ही कुकर में दाल की सीटी बजती है, तभी सोफे पर बैठी सुधा और गायत्री कहती है, हाँ दैया, ये हमारे घर में सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो कुकर में कुछ नहीं बनता, कढ़ी तो कढ़ाई में ही बनती है। जरा देख कर आना गायत्री। माँ जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। गायत्री रसोई में आती है तो वह देखती है कि गुंजन ने कुकर में दाल चढ़ा रखी और पतीले में चावल, जिसे देख गुंजन भड़कते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? तुमने किससे पूछकर ये कुकर में दाल चढ़ाई है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था ना तुम्हारी ननद ने कि हम सबको कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है। तभी वहां पर गुंजन की जेठानी हेमानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर हालत खराब हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि सुबह जब इतना कढ़ी खाया तो रात में कुछ हल्का बना लूं। अब इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। तभी वहां से हेमानी भी गुजर रही होती है, जिसे रोकते हुए गुंजन कहती है, सुनिए जेठानी जी, थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। ये अकेले 10 तरह की कढ़ी चावल बनाने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं देवरानी जी, कोशिश करिए, हो जाएगा। जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई और आपके आने के बाद अब थोड़ी तो फुर्सत मिली है। अब आप चाहती है कि मैं फिर से आपकी मदद करूं और 10 तरह की कढ़ी चावल बनाऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, खुद कर लो आप।
हिमानी बहाना करते हुए अपनी देवरानी को रसोई में अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गुंजन अकेले ही 10 तरह की कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। वो पहले बेसन को घोलती है, फिर कुछ पकौड़े को तलती है और कुछ कढ़ी में कढ़ी पत्तों से तड़का लगाती है, कुछ में सूखी मिर्च से, किसी में दही तो किसी में लस्सी डालकर 10 तरह की कढ़ी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। वाह भाभी, आप तो कढ़ी बनाते बनाते कढ़ी में चैंपियन होती जा रही हैं। इतना स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। हाँ सच में गुंजन, तुमने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। एक काम करता हूँ, कल घर पर अपने ऑफिस के सीनियर्स को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो लोग राजस्थानी हैं और उनको कढ़ी खाना बहुत पसंद है। ओ भाई साहब, मेरा पहले यहाँ पर इतना दिमाग खराब हो चुका है 10 तरह की कढ़ी चावल तीनों टाइम बना बनाकर। अब ये महान हस्ती अपने ऑफिस के सीनियर्स को भी बुलाकर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ले आइएगा, मैं बना दूंगी। अब अगले दिन विवियन अपने ऑफिस के सीनियर्स को डिनर पर लेकर आता है और गुंजन उन सभी के 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। विवियन भाई, कड़ी तो खाना चोखो बनो है। कड़ी फुटारी कड़ी बनो है विवियन भाई। मुझे राजस्थानी तो नहीं आती, पर थैंक यू सो मच सर। अब तो अपनी प्रमोशन पक्की समझो। कुछ देर बाद विवियन के सभी ऑफिस सीनियर्स उसके घर से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ जी बेसन खत्म हो गया तो खाने में क्या बनाना है? हाय दैया गायत्री, बेसन कैसे खत्म हो गया? रुक, मैं फोन करके अभी एक ठेला बेसन घर में मंगवाती हूँ। कुछ ही देर में घर के बाहर ठेले भर के बेसन के कट्टे आ जाते हैं और लेबर उन कट्टों को उठाकर रसोई में रखकर वहां से चले जाते हैं। जब पोता बहू अब 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर तैयार कर दे। अब गुस्से में दांत पीसती हुई गुंजन रसोई में जाती है और 10 तरह की कढ़ी चावल और बड़े बड़े भगोनों में चढ़ा देती है। बहुत हो गया, मैं आज ही विवियन जी से बात करूंगी, मैं नहीं बना सकती हूँ और ये 10 तरह के कढ़ी चावल। सभी लोग 10 तरह के कढ़ी चावल को खा रहे होते हैं। सभी को खाना खिलाने के बाद गुंजन अपने कमरे में जाती है जहां विवियन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर जरा भी ध्यान नहीं है क्या? ध्यान कैसे नहीं होगा, मुझे तो बहुत ध्यान है। ऊपर से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी 10 तरह की कढ़ी चावल खाने के बाद ऑफिस के सीनियर्स ने मेरी प्रमोशन कर दी है। ओ प्लीज विवियन, तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता भी है कि सुबह शाम 10 तरह की कढ़ी चावल बना बनाकर मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर से घर का एक भी सदस्य मेरी मदद नहीं करता। तुम कुछ बोलो ना अपने घर वालों को, उन्हें बोलो कि 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बंद कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या गुंजन? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पूरे परिवार वालों को 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है और मुझे भी। तो क्या तुम मेरे लिए भी नहीं बनाओगी? और माँ तो ये बात कभी नहीं मानेगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है विवियन, कोई बात नहीं। अब अपने पति से भी गुंजन को कुछ खास मदद नहीं मिलती। अब गुंजन फैसला लेती है कि वह 10 तरह के कढ़ी चावल बनाएगी, सिर्फ ससुराल वालों के लिए, लेकिन खुद नहीं खाएगी। माँ जी, 10 तरह की कढ़ी चावल रेडी है, खा लीजिए। सभी परिवार के सदस्य फटाफट 10 तरह के कढ़ी चावल को खाने लग जाते हैं, लेकिन किसी की भी नजर गुंजन की हालत पर नहीं जाती। गुंजन दिन पर दिन पतली दुबली होती जा रही थी, बीमार पड़ती जा रही थी। तभी एक दिन गुंजन रसोई में 10 तरह की कढ़ी चावल बना ही रही होती है कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है। पूरा परिवार रसोई में पहुंचता है। गुंजन को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। गुंजन जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है कई दिनों से खाना नहीं खा रही हैं। शरीर में एनीमिया के लक्षण सामने आए हैं। खाना तो तीनों टाइम बन रहा था, फिर बहू ने खाना नहीं खाया क्या? माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। गुंजन ने मुझसे कहा था कि उसे कढ़ी बनाना और खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उससे 10 तरह की कढ़ी चावल बनवाते रहे, जिसका नतीजा उसने ये दिया है कि वो हमको बनाकर 10 तरह की कढ़ी चावल खिलाती रही, लेकिन खुद ने खाना पीना छोड़ दिया। अब गुंजन जैसे ही होश में आती तभी सारा परिवार उससे माफी मांगते हुए, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमने कभी भी तेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा और अपनी इच्छाएं तुझ पर जबरदस्ती थोपते रहे और पूरी करवाते रहे। अब गुंजन सबको माफ कर देती है और इस हादसे के बाद गुंजन के ससुराल वाले के 10 तरह के कढ़ी चावल खाना भी छोड़ देते हैं। ये क्या भाभी, आप अभी अभी आई हो और जाने की बात करी हो? आप थोड़ा रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सिमरन कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही शांति फोन पर बात करती हुई उनके सामने आती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, अरे बहन, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, खाली हाथ बेटी के घर आ जाते हैं और पेट भर के खाकर चले जाते हैं। मैं तो जब भी अपनी बेटी के घर जाती हूँ सोने का कुछ बनवा कर लेकर जाती हूँ और उसके घर से एक गिलास पानी तक नहीं पीती। शांति को फोन पर ऐसी बातें करता देख सिमरन और निशा दोनों समझ जाती हैं कि शांति उन्हें ही ताने दे रही है, और ये देख सिमरन अपनी नंद से बोलती है, तुम्हारी सास हर समय ऐसे ही तुम्हें सुनाती है क्या? तुम कभी अपने पति से क्यों नहीं कहती कुछ? भाभी, इस घर में
एक मेरा पति ही तो मेरा साथ देता है। अगर मैं भी उनसे शिकायत करने लगी तो घर में कहीं अनबन ना हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि घर में अनबन हो। और माँ जी की बात तो थोड़ा समय लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी नंद कितनी समझदार है, ठीक कहा उसने। मैंने भी तो लव मैरिज करी थी और अपने प्यार से शादी करने के लिए अपने घर वालों से रिश्ता नाता तोड़ दिया, और वही हाल मेरी नंद का है। तभी तो उसकी प्रेगनेंसी में मैं सिर्फ उससे मिलने आई थी। जैसे मेरी सास ने मुझे अपना लिया, वैसे ही निशा की सास की भी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इस तरह सिमरन अपनी नंद से मिलकर अपने ससुराल जाती है, जहां वो अपनी गरीबी देख और अपनी नंद से मिलकर उसे अपने कुछ पुराने दिन याद आते हैं। पता नहीं उस गरीब लड़के ने तुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तू राजपाट छोड़कर उस गरीब के घर बसना चाहती है। अगर जाना चाहती है तो जा, पर भूल जाना तेरे माँ बाप भी है। माँ, आपको मुझसे रिश्ता तोड़ना है ना तो तोड़ लो, पर देख लेना जब मैं अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही होंगी ना, तब आप ही आओगी मुझसे मिलने के लिए और मुझे खुशी खुशी अपनाओगी भी, ये मेरा विश्वास है। इतना बोलकर सिमरन सारा सामान लेकर अपने घर से निकल जाती है और शादी करके अपने गरीब ससुराल जाती है। सिमरन ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी एक औरत उनके पास आती है। बहू, पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शाम को पार्टी में जाना है मुझे। मेरी बेटी का लहंगा बनाया कि नहीं? बन गया आंटी जी, बस अभी लेकर आती हूँ, और अगर मैं ना रहूं कभी तो माँ जी से बोल दिया कीजिए। अरे बहू, पूरे दिन में कम से कम 10 ग्राहक आते कपड़े लेने के लिए, और तूने अपने छोटे से कमरे को टेलर रूम बना रखा है। अब कौन सा कपड़ा किसका है मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं अभी आपको आपका कपड़ा देती हूँ। सिमरन को सिलाई का शौक था और इसी शौक को वो अपने ससुराल में आकर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि अपने गरीब ससुराल वालों की थोड़ी मदद कर सके। तो वहीं जब से निशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी थी, सिमरन के ससुराल वाले अपनी बेटी से खफा थे। समय यूं ही बीतता है और एक दिन। बहू, तेरी नंद और उसकी सास को यहाँ किसने बुलाया? कहीं तूने तो नहीं बोला था यहाँ आने के लिए? तू उस दिन अपनी नंद से मिलने के लिए गई थी। नहीं माँ जी, मैंने नहीं बोला। जरूर उन्हें कुछ काम होगा इसीलिए आई हैं, और वैसे भी अब आपकी बेटी गर्भवती है। अब तो नाराजगी छोड़ दीजिए, घर में मेहमान आए हैं, अच्छे से बात कीजिएगा। हमेशा तो बहू मुझे ही अपने बच्चों के सामने झुकना ही पड़ा है। पहले बड़े बेटे ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुझसे शादी की, और उसके बाद मेरी बेटी ने भी वही काम किया। मेरे दोनों बच्चों की वजह से मुझे हमेशा सर झुकाकर जिंदगी का सामना ही करना पड़ा है। आशा अपनी बहू को सुनाकर मुंह बनाकर बाहर जाती है। आ गई सपनन जी आप तो बड़ी चालाक निकली। माना कि बच्चों ने लव मैरिज करी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर। मेरी बेटी ने भी लव मैरिज करी थी, पर हमने उसको पूरे 7 तोला सोना दिया था। बहन, आप तो हमारी हालात से वाकिफ है। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ दे ही नहीं पाए। वो सब तो ठीक है बहन, पर मेरी बहू अब गर्भवती है। 2 महीने बाद मैं घर में गोद भराई की रस्म रख रही हूँ, तो आप सभी को आना है शादी में। हालत खराब थे, पर अब तो हालात सुधर गए होंगे। बहू भी सिलाई का काम जो करती है, और आप नहीं जानती, जब मेरी बेटी की गोद भराई थी तब तो मैं 2 तोला सोना ले गई थी, और अपनी बेटी के घर में जब भी जाती हूँ तो कभी सोने की अंगूठी, तो पायल, तो झुमके, कुछ न कुछ लेकर ही जाती हूँ। औरों के माँ बाप की तरह नहीं जो खाली हाथ पहुँच जाऊं। इस तरह शांति निशा के साथ इनविटेशन देने के बहाने निशा के गरीब परिवार को खरी खोटी सुनाकर अपने घर आ जाती है और सोने के सामान की बात उनके कानों में डाल देती है। पर शांति की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है और वो सिलाई करते हुए खुद से कहती है, कितनी लालची है मेरी नंद की सास। ऐसे तो वो हमारे साथ साथ मेरी नंद का भी जीना हराम कर देगी। अगर इस बार हम लोग गोद भराई में कुछ सोने का नहीं लेकर गए तो कहीं सभी मेहमानों के सामने हमारी इज्जत की ध्वजियां न उड़ जाएं। सिमरन गहरी सोच में सिलाई कर रही होती है, जिस वजह से उसका हाथ मशीन में आ जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। तभी वहां दिवाकर आकर खराब कपड़ा लेकर सिमरन के हाथों में पट्टी कर देता है। सिमरन, तुम्हारा ध्यान किधर है? देखो कितना खून निकल रहा है हाथ से। माफ करना दिवाकर, मैं इतना ज्यादा सोच रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी उंगली मशीन में आ गई। इस तरह सिमरन सारी बात दिवाकर को बताती है और सारी बात सुनने के बाद दिवाकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हम गरीब कहां से इतना सोना लेकर जाएंगे गोद भराई की रस्म में? हम गोद भराई की रस्म में अगर एक सोने का झुमका भी ले जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ऐसा मत कहो दिवाकर, हम गोद भराई की रस्म में भी जाएंगे और इज्जत से जाएंगे, और मैं अपनी नंद को 10 तरह का सोना भी दूंगी, और उस दिन अपनी नंद की सास की बोलती बंद करूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। पर तुम करोगी क्या? दिवाकर, तुम तो जानते हो शादी से पहले
मैं पैसे जोड़ा करती थी। मैंने आज तक वो पैसे संभाल के रखे हैं और मैं सिलाई भी करती हूँ। कुछ पैसे तुम्हारे पास भी सेव हैं। और माँ जी भी कह रही थी कि इस बार वो अंगूठी बनवा कर ही निशा से मिलने जाएंगी। और तुम्हें याद है, शादी से पहले मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही थी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं ब्राइडल सजाऊंगी, और अभी तो बहुत शादियां होंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं मेकअप का भी काम शुरू कर दूं। दिन में सिलाई और रात में मेकअप का काम करूंगी। देखना, इन 1.5 महीने में मैं अच्छे पैसे कमा लूंगी। सिमरन की बातें सुनकर दिवाकर की परेशानी थोड़ी कम होती है और अब सिमरन पूरे दिन सिलाई का काम करती है और आसपास के ग्राहकों से और लोगों से बात करके मेहंदी और शादियों में ब्राइडल को सजाने के लिए जाती है। दीदी, आने में आपने बहुत टाइम लगा दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। बारात बस आने ही वाली है। अगर मैं समय से तैयार नहीं हुई तो। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ऐसी वैसी मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छा मेकअप करना जानती हूँ। 1 घंटा मेरे लिए काफी रहेगा। इतना बोलकर सिमरन बड़ी ही सफाई के साथ उस लड़की का मेकअप करती है और उसे प्रॉपर ब्राइडल लुक देती है। जब लड़की खुद को शीशे में देखती है तो सिमरन की काफी तारीफ करती है। दीदी, आपने तो सच में बहुत अच्छा सजाया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी। आपने जितनी मुझसे फीस ली उससे ज्यादा अच्छा काम किया है। 2 दिन बाद मेरी दोस्त की भी शादी है। आप ही उसे तैयार करना। इस तरह एक के बाद एक सिमरन के पास काम आने लगता है। अब कभी शादी में जाकर वो मेहंदी लगाकर पैसे कमाती, तो कभी लोगों का मेकअप करके सजाकर, तो वहीं दूसरे दिन घर में रहकर सिलाई करती और दिन रात पैसे जोड़ती है। और इस तरह से काम करके वो खुद से 2 लाख रुपए जोड़ लेती है। बाकी पति और सास ने भी थोड़ी मदद की थी। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आ जाता है और उस दिन जब निशा के घर में सजावट का काम चल रहा था तो निशा हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। तभी वहां एक वेटर हाथ में सोने के जेवर का थाल लिए आता है और टेबल पर रख देता है। मैडम, ये आपका सोने का नेकलेस। मेरा नेकलेस? पर मैंने तो कुछ नहीं बनवाया। ये तो बड़ा ही सुंदर सोने का हार है बहू। तेरे यार दोस्त तो अमीर निकले, तू गोद भराई में यही पहनना। सोने का हार देखकर आशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो खुशी के साथ घर की डेकोरेशन में हाथ बंटवाती है। अब जैसे जैसे मेहमान आने लगते हैं तभी वहां 3-4 वेटर हाथ में थाल में सोने का सामान लाते हैं और टेबल पर रख जाते हैं। एक के थाल में सोने के कड़े थे, एक में सोने के बड़े बड़े ईयरिंग और एक में थी सोने की नथ और मांग टीका। वो सब लेकर आते हैं। अरे भैया, आखिर तुम सब हो कौन जो सोने की चीज मेरे घर में एक एक करके लेकर आ रहे हो? बहू कुछ बताएगी तो मुझे। माँ जी, मैं भी नहीं जानती। मैडम, हमारा काम सिर्फ यहाँ डिलीवरी करना है, हम वही कर रहे हैं, ये आपको लेना ही पड़ेगा। और ये आशा बहन, तुम्हारे घर में आज तुम्हारी बहू की गोद भराई और सोने का सामान खुद चलकर आ रहा है, क्या बात है? सोने का सामान देख अब आशा भी घबराने लगती है। कुछ देर बाद गोद भराई की रस्म शुरू होती है और तभी वहां सिमरन, शांति और दिवाकर के साथ 5 और वेटर के साथ आती है, जिनके हाथ में थाल थी जिसमें एक में सोने के कप थे, एक में सोने की पायल और अंगूठी थी, बाकी में कुछ सोने के सिक्के और सोने के बर्तन थे। और वो लोग उसी टेबल पर सब सामान रखकर चले जाते हैं। वहीं फिर गोद भराई की रस्म करते हुए सिमरन अपनी सास के साथ अपनी नंद को सोने की अंगूठी और पायल देती है। भाभी, इतना सारा सोना इन सब की जरूरत नहीं थी। भाभी, इसका मतलब एक एक करके जो 10 आदमी हमें ये सोने की चीजें देकर गए वो सब आपने भिजवाए थे, पर क्यों? अपनी बीवी से पूछो कैसे तुम्हारी माँ मेरी नंद को और हमें सोने के लिए हर समय ताने देती थी। शांति बहन, तुम इतनी अच्छी बहू और उसके परिवार को सोने के लिए ताना दिया करती थी। तुम ऐसे निकलोगी, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तुम कितनी लालची हो, खुद की बेटी को आज तक कुछ दिया नहीं और बहू से इतना डिमांड। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस लेकर चले जाओ। अपने बेटे और पड़ोसियों की बातें सुनकर शांति को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी गर्दन शर्म से झुक जाती है। और वहीं आशा और दिवाकर अर्पित से कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है और वैसे भी हर माँ बाप का फर्ज बनता है शादी में अपनी बेटी को कुछ देने का। इससे तुम हमारी तरफ से गिफ्ट समझ कर रखो। आशा के काफी कहने पर अर्पित और निशा गिफ्ट के तौर पर वो सारा सोना रख लेते